आज मैं आया हूं तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीमूवेन के लिए आप अपना मत दें, यह अपील करने के लिए आया हूं। बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण एक नई सोच के साथ केवल भारत ही नहीं देख रहा है, बल्कि सारी दुनिया देख रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसके पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। पहले की सरकारों ने, हर सरकार ने कुछ न कुछ काम किया है, लेकिन विकास की तीव्रता जो मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत में देखने को मिली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजाद भारत में किसी के नेतृत्व में विकास की यह तीव्रता हमको देखने को नहीं मिली। आज सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष डंके की चोट पर यह कहते हैं, इंटरनेशनल फोरम, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं, 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी देश की है तो हमारा आपका देश यह भारत है, जिसकी की 21वीं सदी है। यह कोई छोटी बात नहीं है। अभी अभी हाल में अमेरिका के राजदूत एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, या कोई सेमिनार था उसे संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यदि आप फ्यूचर महसूस करना चाहते हैं, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य देखना चाहते हो तो आप भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर, यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो तो आप भारत आओ। इफ यू वांट टू वर्क ऑन द फ्यूचर, कम टू इंडिया। यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हो तो भारत आओ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के एक राजदूत ने यह बात कही थी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रति लोगों की धारणा बदली है। यदि मैं कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाइयों, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं जानता हूं 10 वर्ष पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरे भी भारत के प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हुए मैंने सुना है, लेकिन मैंने यह महसूस किया है तब के भारत और अब के भारत में सबसे बड़ा अंतर यह है, आज के 10 वर्ष पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह सारी दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। यही हमारा भारत जो 2014 में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, और इस भारत ने 8 वर्षों के अंदर ही जंप लेकर अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, यानी इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। और बहनों भाइयों, सारे विश्व के अर्थशास्त्री डंके की चोट पर कहते हैं, सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो वह भारत की है। और लोगों का यह मानना है, केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों का मानना है कि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो 2047 आते आते भारत को विश्व का एक विकसित देश बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह भारत की हैसियत है। मैं एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं आपको। 2 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था, और जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, आज भी वह युद्ध चल रहा है। बराबर रशिया की तरफ से भी बम, गोले, मिसाइल चल रहे थे। यूक्रेन की तरफ से भी बम, गोले, मिसाइल ये सब चल रहे थे। हमारे भारत के रहने वाले बहुत बच्चे यूक्रेन में या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे, एमबीबीएस मेडिकल की कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई, रूस ताकतवर देश है,
वहां से बराबर मिसाइल यूक्रेन के ऊपर चल रही है, कहीं हमारे बच्चे उसके शिकार न हो जाएं। तो उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला और मोदी जी से अनुरोध किया कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालिए, पढ़ाई हो अथवा न हो, उनको भारत ले आइए। बहनों भाइयों, भारत का कद देखिए। प्रधानमंत्री ने तुरंत रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे भारतीय जवान यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है हमारे भारत की ताकत। इतना ही नहीं, कई ऐसी मिसाल मिलेंगी। योग यह भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता दिलाने का काम भी यदि किसी ने दिया है तो इसी गुजरात की धरती पर खेल कूद कर बड़े हुए गुजराती मां की कोख से पैदा हुए नरेंद्र मोदी ने ही किया है। मेरे बहनों भाई, विश्व की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव पेश करना और यह बतलाते हुए कि योगा के क्या क्या लाभ होते हैं। कोई यह उम्मीद नहीं करता था कि दुनिया के बहुत सारे देशों का समर्थन इसे प्राप्त होगा, लेकिन जो प्रस्ताव पेश किया, आपने देखा कि दुनिया के 172 देशों ने इसका समर्थन किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। यह भी श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत को जाता है। मेरे बहनों भाई, आतंकवादी वारदातों का जहां तक प्रश्न है, आए दिन आतंकवादी वारदातें होती थी कांग्रेस की हुकूमत में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको मुंबई की 2008 में मुंबई की बहुत बड़ी आतंकवादी वारदात हुई थी। उस समय वहां के कांग्रेस के गृह मंत्री ने बोलते हुए कहा कि इस प्रकार की आतंकवादी वारदातें तो देश में होती ही रहती हैं, और यह सच भी है। उस समय कई राज्यों में आतंकवादी वारदातें उसके पहले भी और बाद में भी हुई थी। लेकिन बहनों भाइयों, आज देखिए, आज आपको आतंकवादी वारदात की हिंदुस्तान में कहीं देखने को और सुनने को नहीं मिलेगी। छिटपुट यदि कोई घटना हो गई तो कश्मीर में हो गई, लेकिन हमारे पड़ोसी देश को भी अब मालूम है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह है भारत की ताकत। भारत निरंतर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे बहनों भाइयों, याद दिलाना चाहता हूं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी कहा था कि मैं गरीबी को समाप्त करूंगा। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी को समाप्त करूंगी, नहीं गरीबी समाप्त हुई। राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी को समाप्त करूंगा, नहीं हुई। मनमोहन सिंह जी आए, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, कहा गरीबी समाप्त करूंगा, गरीबी समाप्त नहीं हुई। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष के अंदर ही वह करिश्मा कर दिया। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कह रही हैं, नीति आयोग कह रहा है। 8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी ने हासिल की है, तो हम लोगों की सरकार ने यह कामयाबी हासिल की है। लेकिन यह बातें हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनकी समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि जो कुछ भी इस देश में हुआ है वह कांग्रेस ने किया है। बहनों भाइयों, अभी आज मैं एक भाषण सुन रहा था कांग्रेस के नेता का, नौजवान नेता का, राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे जो कि लोगों की जमीन उठाकर दूसरे को दे देते थे। बहनों भाइयों, गुजरात के लोगों ने देखा है कि कोई मां का लाल जमीन उठा के दूसरों को दे दे। राहुल गांधी, मैं बतलाना चाहता हूं, हमारे देश के राजे रजवाड़ों का जहां तक प्रश्न है, हमारे देश के राजे रजवाड़ों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक अपील पर
अपनी सारी रियासत भारत में मर्ज करने का फैसला किया था मैं राहुल गांधी। लेकिन वहीं पर जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल केवल 3 रियासत थी जिनके विलय के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा था। भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है। और मैं यहां खड़ा हूं भावनगर में, कृष्ण कुमार सिंह जी को कोई भूल नहीं सकता। बहनों भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर उन्होंने अपनी इस रियासत का मर्जर किया था, विलय किया था। मुझे बतलाया गया कि पहले व्यक्ति थे। और जो मन में आता है वह कांग्रेस के नौजवान बराबर बोलते रहते हैं। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। और आपने देखा होगा कि जब जब भी कांग्रेस की सरकार रही है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन डंके की चोट पर आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार रही हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि किसी भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है जब आपकी गवर्नमेंट आती है तभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, और आरोप ही नहीं लगते, सरकार के रहते हुए आपके मंत्री जेल में जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार पर एक भी आरोप 10 वर्ष गुजर गए नहीं लगा है। मेरे बहनों भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक बार अपनी लाचारी, मजबूरी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं लेकिन बड़ा मुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। 56 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। 86 पैसा, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। 14 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है। यह चिंता उन्होंने व्यक्त की थी। किसी ने उस चुनौती को नहीं स्वीकार किया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार की चुनौती को किसी ने स्वीकार किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। मेरे बहनों भाई, मुझे याद है पहली मीटिंग जब हो रही थी, मैं उस समय गृह मंत्री था भारत का, साथ बैठे थे हम दोनों लोग। जिस समय अधिकारियों की बैठक हो रही थी वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे सभी नागरिकों को जिनके खाते न खुले हों खाते खोल दिए जाए। तो मैंने ये पूछा कि ये सारे लोगों के खाते खुल जाने चाहिए, समय सीमा भी उन्होंने निर्धारित कर दी, इसके पहले खुल जाने चाहिए। तो मैंने कहा इससे क्या लाभ होगा? तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी मैं बाद में बताऊंगा। बहनों भाइयों, उसका करिश्मा देखा। जनधन और आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि आज दिल्ली के बैंक से 100 रुपया चलता है तो 100 का 100 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, मिनिमाइज करना है, सिस्टम में बदलाव लाकर किया जा सकता है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। मनुष्य की कुछ स्वाभाविक कमजोरियां होती हैं, परिवर्तन होने में समय लगेगा उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सचमुच सरकार चलाने की कला यदि किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह संदेश देने में हमें पूरी तरह से कामयाबी मिली है। और जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है, पहले नेता को देखते थे लोग तो कहते थे नेताजी हैं, जो झूठ बोले, जो कहे वह न करे, उसको कहते हैं नेताजी हैं। नेताजी तो ऐसे जो कहते हैं वह करते नहीं है। बहनों भाइयों, यह विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो भारत की राजनीति में पैदा हुई थी, इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले स्वीकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो आप निश्चित रूप से मेरी आलोचना कर दीजिएगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं
जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम 1951 में काम कर रहे थे, पहला घोषणा पत्र हमने तैयार किया। उस समय भी कहा था हम आएंगे, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो एक विशेषाधिकार प्राप्त है, स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे यदि हमको संसद में बहुमत मिल गया तो। उस समय के वादे को भी हमने याद रखा था। आपने देखा, आपने संसद के दोनों सदनों में हम लोगों को बहुमत दे दिया बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर धारा 370 को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के सभी राज्यों का स्टेटस है। आज चले जाइए, पहले का कश्मीर, आज का कश्मीर बदला हुआ दिखाई देगा। इसका हमको और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी। मैं आया तो अब सुन रहा था, हमारे जीतू भाई बोल रहे थे राम मंदिर के बारे में। हम लोगों ने वादा किया था 1984 में ही, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उन्होंने सही कहा, मैं सुन रहा था भाजपा लोग, भाजपा ही ये कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बदलाएंगे। सही बात कही, क्योंकि मुझे याद है कि एक आंदोलन का नेतृत्व ढांचा गिरने के बाद मैंने किया था अयोध्या में, और उसके बाद कांग्रेस के लोगों की टिप्पणी यह आई थी, जब हम लोग नारा लगा रहे थे, यह सच है। लेकिन देखा मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, रामलला अपनी कुटिया से निकलकर, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं मेरे बहनों भाइयों। भारत में राम राज्य के आगाज का संकेत हो चुका है। अब कोई कहे राम राज्य होता क्या है? जब आदमी को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा हो जाए, कर्तव्य बोध हो जाए, तब यह मान लीजिए, जब कर्तव्य बोध पैदा हो जाए तब यह मान लीजिए कि राम राज्य आने वाला है। लेकिन अधिकार बोध पैदा हो कि नहीं, हमारा यह अधिकार है, कर्तव्य की किसी को चिंता ही ना हो, तो बहनों भाइयों समाज में संकट पैदा होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को यदि जेल जाना पड़ा तो कैकेयी के अधिकार बोध के कारण ही जेल जाना पड़ा था। अन्य सारे लोग, उनके अंदर कर्तव्य बोध था, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा रामलला अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं, भारत में राम राज्य का आगाज हो चुका है। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा था, हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। मैं जानता हूं कि लोगों ने हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया था, कहा था साहब दूसरे धर्म के मामले में आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं। मैं डंके की चोट पर यह मैं कहना चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी मां बहन बेटी वो हमारी भी मां बहन बेटी है। किसी के साथ यदि कोई जुल्म और अत्याचार होगा बहनों भाइयों, सरकार बने या न बने, भाड़ में जाए सरकार, हम उस माता बहन और बेटी के साथ खड़े रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। क्या तमाशा बना दिया है इन लोगों ने। नागरिकता का कानून, बहनों भाइयों, जब मैं गृह मंत्री था, नागरिकता का कानून बनाया था, लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, नहीं पास किया लोगों ने। लेकिन आपके इसी गुजरात की धरती के आज के गृह मंत्री अमित भाई लेकर बिल आए और बिल पास हो गया। अब जानते हैं अब लोग क्या कहते हैं, नागरिकता का कानून यह लोगों की नागरिकता को समाप्त कर देगा। बहनों भाइयों, इस नागरिकता के कानून में कहीं नहीं है कि वो किसी की नागरिकता समाप्त कर दे, या तो नागरिकता देने वाला कानून है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, जनता को गुमराह करके राजनीति करने की कोशिश मत करो।
जनता के सामने हकीकत पेश करो और उस आधार पर तुमको राजनीति करनी चाहिए। और इन सब सारी चीजों का उल्लेख मैंने इसीलिए किया है मेरे बहनों भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी चाहे 50 साल पहले जो कुछ भी उसने कहा होगा भारतीय जनसंघ के रूप में, तब से लेकर अब तक जो हम लोगों ने कहा है वह हम लोगों ने किया है। हमारे कृति और कथन, हमारे वर्ड्स और डीड्स, इसमें कभी अंतर नहीं रहा है। अब मैं रक्षा मंत्री हूं, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय पर ही होती है। बहनों भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह गलतफहमी पैदा करने की लोग कोशिश करते हैं, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। धारणा बदल गई है भारत के बारे में। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत ताकतवर भारत बन गया है। लेकिन हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे, हमें बराबर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ हमको अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। हम बराबर अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। हालत कांग्रेस की समय यह थी, तो बम, गोले, मिसाइल, फाइटर प्लेन, टैंक, सब कुछ दुनिया के दूसरे देशों से हम मंगाते थे। अपने जवानों को कहते थे लड़ो इसी से। काश पहले ही कांग्रेस ने सोच लिया होता उनकी सरकार ने, यह सब सारी चीजें भारत की धरती पर बननी चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बननी चाहिए, तो आज बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, राजनाथ जी अब हमको बाहर से नहीं लेना है, रक्षा सामग्रियां तैयार होंगी तो भारत की धरती पर होंगी, भारत के जवानों के हाथों से तैयार होगी। मेरे बहनों भाइयों, 2014 के पहले इन लोगों का एक्सपोर्ट, छोटी मोटी चीजें, नट बोल्ट, यह जो लोग दुनिया को दूसरे देशों को भेजते थे कांग्रेस को, 600 करोड़ रुपए का, और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम लोगों ने कर लिया। फाइटर प्लेन भी बना रहे हैं, मिसाइल एक्सपोर्ट किया है अभी फिलीपींस को। कितना बड़ा परिवर्तन इस देश में आया है। जहां तक जन सामान्य के लिए काम करने का प्रश्न है बहनों भाइयों, यदि मैं इसकी चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। मैं आपका ज्यादा समय, क्योंकि आप लोग जानते हैं पक्का मकान कैसे मिला, नल से जल कैसे मिल रहा है, बिजली कैसे मिल रही है, हमारी गर्भवती बहनों माताओं बहनों को किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, मुफ्त राशन कैसे मिल रहा है, आयुष्मान भारत योजना कैसी है, उसका लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं जानकारी देना चाहता हूं, शायद जानकारी आपको हो गई होगी, 70 वर्ष के ऊपर की आयु के लोग, चाहे किसी इनकम ग्रुप के हों, चाहे किसी जाति के हों, चाहे किसी भी पंथ के हों, सबको आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त होगी। यह संकल्प पत्र में हम लोगों ने इसका उल्लेख किया। बहनों भाइयों, सब मिला जुलाकर देश का जो माहौल मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस इस बार निपट जाएगी। कांग्रेस इस बार निपट जाएगी, माहौल ऐसा ही लग रहा है। अब हिम्मत नहीं है उनकी खड़े होने की, कांग्रेस की। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद लोग पूछेंगे, बच्चों से आप पूछेंगे, 2024 समाप्त होने दीजिए, 10 साल के बाद छोटे बच्चों से पूछिएगा कांग्रेस कौन है, मुझे कौन कांग्रेस। मैं तो उनकी हालत जब देखता हूं तो बड़ी तरस भी आती है। मुझे लगता है जैसे डायनासोर इस धरती से लुप्त हो गया है, वैसे ही कुछ समय के बाद कांग्रेस भी इस धरती से लुप्त हो जाएगी।
और बहनों भाइयों, जो मैं अपनी सफलताओं की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि हमको विफलताएं नहीं मिली। हमको असफलताएं भी मिली हैं, विफलताएं भी मिली हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं चंद्रयान की। चंद्रयान 2, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए छोड़ा, नहीं पहुंच पाया। हताशा, निराशा वैज्ञानिकों के अंदर। हमारे पास डीआरडीओ का विभाग है, 7-8 हजार वैज्ञानिक उसमें काम करते हैं। मिसाइल्स वगैरह बहुत सारी चीजों को लॉन्च करते हुए, रॉकेट वगैरह मैंने स्वयं जाकर देखा है। यदि वह विफल हो जाता है, अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाता, बहनों भाइयों, एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं होता जो वहां बैठा हो उस रूम में, उसके आंखों से आंसू न टपकते हो। चंद्रयान 2 जब कामयाबी हासिल नहीं कर सका, अपने लक्ष्य को तक नहीं पहुंच पाया, हमारे वैज्ञानिक जैसे लगता था टूट गए। चटपट हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी वेदना को समझा और दिल्ली से सीधे उनके पास पहुंचे और वैज्ञानिकों को गले से लगाकर उन्हें ढाढ़स बंधाई और कहा, चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। और आपने देखा कि उसके बाद 1.5 साल के अंदर ही हमारे वैज्ञानिकों ने वह करिश्मा कर दिया कि चंद्रयान 3 छोड़ा। बहनों भाइयों, वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, उसका लैंडर वहां लैंड कर गया और दुनिया का अकेला देश ये भारत है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना लैंडर उतारने में कामयाबी उसने हासिल की है। क्या हो गया है इन लोगों को? अभी हाल में देखा होगा, एक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, बहुत अच्छा नाम है, सैम पित्रोदा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक सिस्टम है कि घर में मां बाप अथवा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं यदि वो मर जाएं तो उनकी जो 100 रुपए की संपत्ति है तो 55 रुपया सरकार को ले लेना चाहिए, 45 रुपया छोड़ देना चाहिए। आपको मंजूर है? कितने लोगों को मंजूर है? किसी को मंजूर नहीं। क्या हो गया इनको? जानते हैं, उनके स्टेटमेंट के बाद कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि बहुत ही घातक है स्टेटमेंट इनका, बहुत ही घातक है। लेकिन ऐसे ही अनाप शनाप बातें ये लोग बोलते रहते हैं। और बहनों भाइयों, इसलिए अपील करने आया हूं, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और हालत एक और मैं बतला देता हूं भारत के बारे में क्या है। आज के 10-15 साल पहले भारत में बड़ी कंपनियों में जब सीईओ की नियुक्ति होती थी तो सामान्यतः लोग देखते थे कि भारतीय बहुत ही कम होते थे जिनकी की नियुक्ति होती थी, सबकी नहीं नियुक्ति होती। आज विश्व में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें 10 कंपनियों में एक कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, तुम्हारा भाई है। यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि आप सबका भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और नीमूबेन 2 बार महापौर रह चुकी हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार है कि नहीं है? ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है तो वोट दे दो आप। बहनों भाइयों, कमल के फूल का बटन दबाइए और नीमूबेन को रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाइए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।